आज मैं सेकंड केस ऑफ सीताराम मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। ये स्टोरी इंस्पेक्टर सीताराम की है, जिसके टाउन में सीरियल किलिंग हो रही है। ये सीरियल किलर का एक पैटर्न है, वो बहुत ही ज्यादा साइको है। इंस्पेक्टर सीताराम को जैसे ही लगने लगता है कि उसने केस सॉल्व कर दिया है, तभी अचानक से दूसरी गुत्थी सामने आ जाती है और ये केस धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा ही कठिन बनता जाता है। अब देखना यह है कि क्या सीताराम इस केस को सॉल्व कर भी पाएगा या नहीं। मूवी की शुरुआत आने गढ़े टाउन से होती है। उस टाउन में पुलिस चारों तरफ तहकीकात कर रही होती है और सभी को हिदायत दे रही होती है कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है, आप सभी सुरक्षित रहिए। केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि लोग पुलिस पर डाउट करने लग गए थे कि जो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, वो हमारी सुरक्षा क्या ही करेंगे। सीताराम के सीनियर भी सीताराम से खुश नहीं होते कि वह एक केस सॉल्व नहीं कर पा रहा है। सीताराम यहाँ अपनी भी स्टोरी बताता है। वह बताता है कि स्टोरी की शुरुआत उसकी बहन से हुई थी। सीताराम और उसकी बहन के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था, लेकिन एक दिन सीताराम के पापा को सीताराम की बहन के पास से एक लव लेटर मिला था। इस वजह से सीताराम के पापा उसकी बहन से बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गए थे और उसे उसके लवर के साथ ही घर से बाहर निकाल दिया था। उस दिन से ही सीताराम के पापा के लिए सीताराम की बहन मर चुकी थी। सीताराम की बहन जब प्रेग्नेंट होने के बाद वापस घर आई थी, तब सीताराम बहुत ज्यादा ही खुश था और वो अपने पापा को भी बता रहा था कि बहन वापस आई है। तो उसके पापा ने उसकी बहन को घर के अंदर लेने से मना कर दिया और कहा कि अगर तुमने उसे घर के अंदर बुलाया तो मेरे लिए तुम भी हमेशा के लिए मर चुके होगे। जब सीताराम की बहन अंदर आने की कोशिश करती है तो सीताराम उसे घर के अंदर आने नहीं देता, जिसकी वजह से सीताराम की बहन गुस्सा होकर वहां से हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाती है। जब सीताराम बड़ा हो गया और पुलिस ऑफिसर बन गया, तब उसी के टाउन में उसके जीजा का ट्रांसफर हो गया था। सीताराम इससे बहुत ज्यादा ही खुश था कि इसी बहाने उसे अपनी बहन को देखने का मौका मिलेगा। पर जब सीताराम ने अपनी बहन को देखा तो वह उसे इग्नोर करके चली जाती थी। सीताराम बैंक में अगर अपने काम से जाता था तो उसके जीजा उसका काम करने से ही मना कर देते थे, क्योंकि उसके जीजा और दीदी भी सीताराम और उसके पापा से बहुत ज्यादा ही नाराज थे और वह सीताराम से मिलना तक नहीं चाहते थे, जिससे सीताराम को बहुत ज्यादा ही दुख होता था। अब सीताराम स्टेशन में होता है, तब रत्नम नाम की औरत अपने बेटे के बर्थडे के लिए मिठाई लाकर सीताराम को देती है। सीताराम वो मिठाई ले लेता है और रत्नम को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। बाद में सीताराम खाना खाने के लिए जगन नाम के आदमी के ढाबे में चला जाता है। सीताराम के स्टेशन में बहुत ही शांत माहौल रहता था, कोई भी केस नहीं आता था, सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। कुछ दिन बाद सीताराम को पता चलता है कि रत्नम का स्वर्गवास हो चुका है। सीताराम तुरंत रत्नम के बेटे से मिलने के लिए पहुंच जाता है और उसे दिलासा देकर वापस स्टेशन आ जाता है। जब सीताराम स्टेशन आता है तो देखता है कि जगन की फैमिली उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई है। सीताराम जगन की फैमिली से पूछताछ शुरू करता है कि तभी स्टेशन में एक कॉल आता है और वह तुरंत एक लोकेशन पर निकल जाते हैं। उस लोकेशन पर जाकर वह देखते हैं कि किसी ने जगन को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है। सीताराम तुरंत ही जगन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर सीताराम को बताता है कि मैंने अपनी सर्विस में आज तक ऐसा केस कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि किसी ने जगन का खुन्नस निकालने के लिए उसे खत्म किया है। ये कोई आम कातिल नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही साइको इंसान है। सीताराम फिर जगन का अंतिम संस्कार करवा देता है। अंतिम संस्कार के दौरान सीताराम को खबर मिलती है कि कुछ लोगों को एक और शव मिला है, जिसकी हालत जगन के शव के जैसी ही है। सीताराम उस बॉडी की हालत देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है। सीताराम के सीनियर भी सीताराम को वार्न करते हैं कि जिस तरीके से वह इंसान लोगों को खत्म कर रहा है, हमें नहीं लगता कि यह अभी रुकेगा। इसलिए सीनियर सीताराम को सिक्योरिटी टाइट करने के लिए कहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑफिसर्स सीताराम को प्रोवाइड करा देते हैं। सीताराम सभी ऑफिसर्स को चारों तरफ कड़ी निगरानी रखने और हमेशा अलर्ट रहने के लिए कह देता है, क्योंकि अक्सर इस टाइप के सीरियल किलर्स कुछ ना कुछ मार्क छोड़कर जाते हैं, लेकिन इस किलर ने अभी तक एक भी मार्क नहीं छोड़ा है। वो अगर हमारे सामने भी होगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा। अब जब सीताराम ढाबे में बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी उसके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है और वह सीताराम से बात करने लगता है। वह बताता है कि मेरा नाम सेबेस्टियन है, मुझे कंप्लेंट करना है, एक लड़का मेरी बेटी को बहुत ही परेशान कर रहा है। सीताराम कहता है कि आप स्टेशन आ जाइए, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि मेरे घर के पास जो स्टेशन है वहां मैंने कंप्लेंट करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी पुलिस वाला मेरी कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से मेरी बेटी की शादी की उम्र हो रही है, अगर मैंने कंप्लेंट की तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप मेरी मदद कर दीजिए। जिसके बाद सीताराम सेबेस्टियन से उसके घर का एड्रेस पूछता है और कहता है, क्या आप उस लड़के को जानते हैं? क्या लड़के और लड़की का कोई प्यार व्यार का चक्कर चल रहा है? यह सुनते ही सेबेस्टियन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी बेटी किसी और से प्यार क्यों ही करेगी जब उसका पिता जिंदा है। इसके बाद सीताराम उस लड़के की फोटो और बाकी डिटेल्स लाकर देने के लिए कहता है। सीताराम को एक बार से जगन के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलती है। वह बार वाला आदमी बताता है कि जगन की बेटी मेरी पत्नी से संगीत सीखा करती थी, लेकिन एक दिन जब जगन अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आया तब वह मुझसे 50,000 रुपए मांग रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? तो जगन ने कहा कि कुछ टिप्पर चलाने वाले लोग उसे परेशान कर रहे हैं, तो मैंने उसे पैसे दे दिए थे। वह टिप्पर चलाने वाले बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है। बार वाले ने सीताराम को उस टिप्पर गाड़ी वाले की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई, जिसके बाद सीताराम उन गाड़ी वालों को ढूंढने के लिए अपने पुलिस वालों को कह देता है। जैसे ही सीताराम उस बार
बार वाले से इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है, तभी बार के पास से एक आदमी पीने का सामान लेकर एक सुनसान जगह में जाकर पीने लगता है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आने लगती है। वह आदमी जाकर देखने की कोशिश करता है कि आवाज कहां से आ रही है कि तभी उसकी भी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और सीन शिफ्ट हो जाता है पुलिस स्टेशन में, जहां सीताराम ने टिप्पर चलाने वाले लोगों को पकड़ लिया था और उनसे पूछताछ कर रहा था। तभी वहां पर सेबेस्टियन भी आ जाता है और चुपके से उन लोगों की बातें सुनने लगता है। कुछ देर बाद जाकर सेबेस्टियन सीताराम को उस लड़के की फोटो और डिटेल्स देता है। तभी सीताराम को पता चलता है कि वह आदमी जिसकी चिल्लाने की आवाज आई थी उसको भी किसी ने मार दिया है। अब तक जितने भी कत्ल हुए थे बिल्कुल उसी तरह से। जब सीताराम उस आदमी के आसपास कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा था तब उसे एक जंग खाए गाड़ी का पार्ट मिलता है। शहर में अब 3-3 कत्ल हो चुके थे। सीताराम इसे रोक ही नहीं पा रहा था। वह बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है कि इसके पीछे आखिरकार है कौन। तभी सीताराम की नजर अपनी अलमारी पर पड़ती है। देखता है कि वह खुली हुई है। सीताराम जब अलमारी चेक करता है तो देखता है कि उसकी गन ही नहीं है। सीताराम सबसे पूछ रहा होता है कि किसने मेरी अलमारी खोली, किसने इसमें से गन निकाली, लेकिन सभी कह रहे होते हैं कि हमने आपकी अलमारी नहीं खोली। सीताराम सोचने लगता है कि किसने गन ली होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि सेबेस्टियन के हाथ में वह गन है। उधर पुलिस स्टेशन में सीताराम टिप्पर चलाने वाले लोगों से सख्ती से पूछताछ कर रहा होता है कि तुमने मेरी गन कहां रखी है। वह लोग सीताराम से बार बार कह रहे होते हैं कि हमने आपकी गन नहीं ली, लेकिन सीताराम उन लोगों की बात नहीं मानता और अपने साथी ऑफिसर को कह देता है कि जब तक यह सच नहीं उगलते तब तक इन्हें छोड़ना नहीं। फिर सीताराम अपने साथी पुलिस ऑफिसर को उस लड़के को भी ढूंढने के लिए कहता है जिसकी फोटो सेबेस्टियन ने दी थी। पुलिस वाला उस लड़के की फोटो देखता है तो उसे याद आता है कि इसकी फैमिली ने 3 महीने पहले इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखी थी। सीताराम तुरंत उस लड़के की फैमिली को बुला लेता है और उनसे पूछताछ करने लगता है कि आपका बेटा कहाँ है, आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते, सेबेस्टियन ने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट दी है। उस लड़के की मां भी गुस्सा हो जाती है और कहती है सेबेस्टियन की बेटी तो 3 महीने पहले ही गुजर चुकी है। यह सुनकर सीताराम बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद सीताराम तुरंत ही उस स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां सेबेस्टियन कंप्लेंट लिखने की कोशिश कर रहा था। वहां जाकर पुलिस वाले से बात करता है कि सेबेस्टियन नाम का एक आदमी कंप्लेंट लिखने आया था। पुलिस वाला बताता है कि वह आदमी पागल है, लड़के की फोटो लेकर घूमता रहता है और कहता रहता है कि यह लड़का मेरी लड़की को परेशान कर रहा था। सीताराम पूछता है तो फिर सेबेस्टियन की बेटी कैसे गुजरी। पुलिस वाला बताता है कि उसने खुद को खत्म कर लिया था। उसकी पत्नी भी संदिग्ध हालत में पाई गई थी, जिसके बाद इस पर केस चला था, लेकिन सिंगल पेरेंट होने की वजह से उसे रिहाई दे दी गई थी। उसके स्कूल में भी बहुत कंप्लेंट आया करती थी। जिस जगह पर जाकर सेबेस्टियन काम करता था या किसी से मिलता था वहां हर जगह जाकर सीताराम सेबेस्टियन के बारे में पता करता रहा, लेकिन सभी लोग यही बता रहे होते हैं कि सेबेस्टियन एक पागल आदमी था। अब सीताराम ये सब सुन सुनकर एक ही कंक्लूजन निकालता है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी यही बताया था कि ये जो कत्ल हो रहे हैं वह किसी साइको ने किए हैं। मतलब इस सीरियल किलिंग के पीछे सेबेस्टियन का ही हाथ हो सकता है। और तो और उस दिन जब मैं टिप्पर चलाने वालों से पूछताछ कर रहा था तब वहां पर सेबेस्टियन ही आया था। अगर टिप्पर चलाने वाले लोगों ने मेरी गन नहीं ली है तो एक सेबेस्टियन ही है जो मेरी गन ले गया होगा। अब सीन सेबेस्टियन के घर में शिफ्ट हो जाता है। सेबेस्टियन को आवाज आ रही होती है ग्रेसी ग्रेसी, यानी कोई उसकी बेटी को बुला रहा है। सेबेस्टियन को यह भी दिख रहा होता है कि सभी लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं कि तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, जानवर। सेबेस्टियन को ढेर सारे लोगों की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, तुम पागल हो, पागल। तभी सेबेस्टियन को फिर से आवाज आती है ग्रेसी ग्रेसी, तुम्हारे पापा घर में नहीं है। सेबेस्टियन जब गेट खोलता है तो देखता है कि उसकी बेटी ग्रेसी और वही लड़का जिसकी फोटो उसने सीताराम को दी थी वह दोनों एक साथ हैं। ये देखकर सेबेस्टियन बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले अपनी बेटी को धक्का देता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी मौके पर ही खत्म हो जाती है। बाद में फिर वह उस लड़के को भी बहुत बुरी तरीके से मारकर खत्म कर देता है। बाद में सेबेस्टियन को अक्सर ही यह इल्यूजन आया करते थे और वह अपना गुस्सा तकिए पर निकाला करता था। उसे अपनी बेटी का भी इल्यूजन दिख रहा होता है जो उसे कह रही होती है जो तुमने आग जलाई है वह एक दिन तुम्हें ही खत्म करेगी। तभी गेट खड़कने की आवाज आती है जिससे सेबेस्टियन बहुत ज्यादा ही डर जाता है। गेट खोलकर देखता है तो बाहर सीताराम खड़ा होता है। सीताराम सेबेस्टियन से कहता है मैं अंदर आ सकता हूं। सेबेस्टियन सीताराम को अंदर बुला लेता है। सीताराम जैसे ही सेबेस्टियन से पूछता है तुम्हारी बेटी कहां पर है, सेबेस्टियन बताता है ये तो बैठी है, पर सीताराम को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। फिर सेबेस्टियन सीताराम के लिए गर्म पानी लेने के लिए अंदर चला जाता है। सेबेस्टियन को फिर से इल्यूजन आने लगता है और उसकी बेटी उसे कह रही होती है मैंने कहा था ना कि तुम पकड़े जाओगे, आज वह दिन आ ही गया। वहीं सीताराम सेबेस्टियन के घर में छानबीन करने लगता है और छानबीन करते करते वह उस रूम में पहुंच जाता है जिस रूम में सेबेस्टियन ने ग्रेसी और उसके लवर को खत्म किया था। वहां का गेट जैसे ही सीताराम खोलता है एक भयानक बदबू आने लगती है। उस रूम को चेक करने के बाद सीताराम को एक ड्रम में लड़के का शव मिलता है, जिसे देखकर सीताराम बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। तभी पीछे से आकर सेबेस्टियन सीताराम पर हमला कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। सीताराम की आवाज सुनकर बाकी पुलिस वाले भी अंदर आ जाते हैं और वह सीताराम को सेबेस्टियन से छुड़ाकर उसे
उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। सीनियर सीताराम से बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार सीताराम ने यह केस सॉल्व कर ही लिया कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनका एक पुलिस ऑफिसर जंगल के बीचों बीच एक घर में उसी हालत में पाया गया है जिस हालत में अब तक तीनों शव पाए गए थे। जब सीताराम अपने सभी साथियों के साथ उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वह भी देखकर हैरान हो जाता है कि अभी तो हमने सेबेस्टियन को पकड़ लिया था, तो अब यह कत्ल किसने किया है। ये वही दिन था जिस दिन सीनियर सीताराम को डांट रहे थे और सभी ये कह रहे थे कि जब पुलिस अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकती तो हमें क्या ही सुरक्षित रखेगी। अब जो पुलिस वाला वसंत गुजर गया था, सीताराम उसकी फैमिली को मिलने के लिए बुलाता है और उन्हें दिलासा देता है। फिर वसंत के कपड़े उसकी पत्नी को हैंडओवर कर देता है। वसंत की पत्नी जब वह कपड़े लेकर जा रही होती है तब उसमें से एक रिसीप्ट गिरती है, जिसे देखकर वसंत की पत्नी बोलती है, यह मेरी बेटी की संगीत स्कूल की रिसीप्ट है। वसंत को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी बेटी संगीत सीखे। तभी सीताराम को याद आता है कि जिन सभी का कत्ल हुआ है उन सभी की बेटी थी। इसलिए सबसे पहले सीताराम उस रिसिप्ट की मदद से संगीत स्कूल पहुंच जाता है और वहां जाकर संगीत टीचर से बाकी बच्चियों की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या यह बच्चियां आपके यहाँ संगीत सीखने आती थी। टीचर बताती है कि हाँ, ये सभी बच्चियां यहाँ पर वीकेंड क्लासेस अटेंड करने आई थी, लेकिन कुछ टाइम से ये सब नहीं आ रही है। फिर सीताराम जितने भी बच्चे अभी संगीत स्कूल में संगीत सीखने के लिए आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। यहाँ से सीताराम को एक बात तो समझ में आ जाती है कि जो भी किलर है उसने अपनी जिंदगी में किसी लड़की को खोया है। या तो वह उसकी माँ हो सकती है या बहन या उसकी गर्लफ्रेंड। वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन लड़की के पिता ने ही कुछ ना कुछ किया होगा, इसीलिए वह सभी के पिता को खत्म कर रहा है। जहां पहले सीताराम को लग रहा था कि किलर ने कोई क्लू नहीं छोड़ा है, पर अब वो पुलिस ऑफिसर्स को क्राइम सीन पर जाकर अच्छे से क्लू ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि किलर ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छोड़ा ही होगा। लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी सीताराम क्राइम साइन पर क्लू ढूंढने की बजाय विक्टिम के घर जाकर पता लगाने का प्लान बनाता है। सीताराम विक्टिम्स के घर जाता है। उनके घर एक सितार का खिलौना मिलता है। जब सभी विक्टिम्स से पूछा जाता है कि आपको यह खिलौना कहाँ मिला, तो सभी बताते हैं कि उन्हें यह उनके घर के बाहर रोड पर मिला। इससे सीताराम को इस सितार पर शक होना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले सीताराम अपने सभी ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है कि जितने भी बच्चे अभी संगीत स्कूल में संगीत सीखते हैं उनके घर जाओ और पता करो कि किनके घर यह सितार है। जिस भी घर में यह सितार पाया जाएगा उसी घर में अगला कत्ल होने वाला है। इसलिए सभी पुलिस वाले उन बच्चों के घर जाकर सितार का पता करने लगते हैं। सीताराम को यह भी याद आता है कि जब वह सेबेस्टियन के बारे में जानने के लिए दूसरे पुलिस स्टेशन गया था तो उसके हाथ में एक फाइल लगी थी। सीताराम को शक हो रहा था कि उस फाइल में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए सीताराम तुरंत ही वह पुलिस स्टेशन वापस पहुंच जाता है और उस पुलिस वाले को वह फाइल देने के लिए कहता है। जब सीताराम को वह फाइल मिलती है तो सीताराम बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि 23 साल पहले इसी तरह से किसी ने एक आदमी को मार दिया था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन श्रीनाथ नाम के पुलिस वाले ने की थी, लेकिन अब वह रिटायर हो चुके हैं। इसीलिए सीताराम श्रीनाथ का पता करते हुए उनके घर तक पहुंच जाता है। सीताराम जब श्रीनाथ को जाकर अभी जो भी हालात चल रहे हैं वह बताता है तो श्रीनाथ जी बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और वह सीताराम को कहते हैं, हर अपराध के लिए पुलिस तलाश में आती है, लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो न केवल खोजते हुए आते हैं बल्कि वह सताते भी हैं। ये केस बिल्कुल उसी जैसा है। अब श्रीनाथ 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था उसकी स्टोरी बताते हैं। मंजा काव्य से बहुत प्यार किया करता था। काव्य को संगीत सीखने का बहुत ज्यादा ही शौक था, लेकिन जब वह मंजा को देखती थी तो वह भी संगीत छोड़कर मंजा के साथ घूमने चली जाती थी। दोनों एक साथ बहुत ज्यादा ही टाइम स्पेंड किया करते थे। जब वे लोग एक दिन ऐसे ही जंगल में टाइम स्पेंड कर रहे थे तब एचुटिया नाम का आदमी उन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करते हुए देख लेता है। मंजा उन्हें देखकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि हम दोनों बस दोस्त हैं, प्लीज आप हमारे बारे में किसी को मत बताइएगा। मंजा एचुटिया के पैरों में गिरकर भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद एचुटिया मान जाता है और कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन वह जाकर काव्य के पिता को यह सारी बातें बता देता है। काव्य के पिता अपने लोगों से कहकर मंजा को खूब पिटवाते हैं, पर उनका गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अपनी नौकर को रिश्वत देकर मंजा पर गलत इल्जाम लगवा दिए कि यह उसके साथ गलत काम कर रहा था। इस वजह से मंजा को जेल हो गई। मंजा को उस बात के लिए जेल हुई जो उसने किया ही नहीं था। कुछ साल बाद वह जेल से बाहर आ गया और जब वह अपने परिवार वालों से मिलने गया तब उसकी माँ और उसकी बहन ने उसे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तुम इतना गंदा काम कर भी कैसे सकते हो जब तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और बहन है। मंजा उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लोग नहीं समझते। इससे मंजा बहुत ज्यादा ही दुखी हो गया था कि उसकी माँ तक उसकी बातें नहीं सुन रही है। मंजा को पता चलता है कि उसके साथ काव्य के पिता ने जो अन्याय किया था उसकी सजा उन्हें कुछ दिनों में ही मिल गई। वह एक दुर्घटना में चल बसे, लेकिन उन्होंने काव्य की शादी जबरदस्ती एक लड़के से करवा दी। एचुटिया की एक गलती की वजह से मंजा का पूरा जीवन खत्म हो गया। मंजा जिस दर्द से गुजर रहा था वह दर्द मंजा एचुटिया को भी देना चाहता था। अब जब एचुटिया जंगल के रास्ते से जा रहा था तब उसे एक सुनसान घर में चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। एचुटिया वहां देखने के लिए जाता है कि कौन है। जैसे ही एचुटिया अंदर घुसता है मंजा उसे धक्का देकर गेट बंद करके बाहर आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मंजा की आवाज सुनकर बाकी के गांव वाले भी तुरंत आ जाते हैं और उस घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर से एचुटिया की बेटी बाहर निकलती है जिसके साथ गलत काम हुआ था। उसके बाद उस घर से एचुटिया निकलता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम किया।
इस वजह से सभी गांव वाले मिलकर चुटिया को खूब मारते हैं। मंजा दूर खड़े होकर यह देखकर खूब खुश हो रहा होता है। इतना सब हो जाने के बाद भी किसी ने भी एचुटिया के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखी। एचुटिया की बेटी भी घर से बाहर निकलना बंद कर दी थी और कुछ समय बाद उसने खुद को भी खत्म कर लिया। जो दर्द मंजा ने सहा वह दर्द एचुटिया ने कभी नहीं सहा, जिससे मंजा बहुत ज्यादा ही दुखी था। जब इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो वह कुछ भी कर सकता है। अगले दिन एचुटिया बहुत ही बुरी हालत में मिला। पिछली रात कुछ लोगों ने मंजा को एचुटिया के घर से भागते हुए देखा था। उस दिन के बाद से मंजा कभी किसी को नहीं मिला। अब श्रीनाथ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि 20 साल पहले जो उसने किया उसके लिए उसके पास एक रीजन था, लेकिन अब ये क्यों कर रहा है। अब इसी की खोज करते करते सीताराम मंजा की फैमिली के यहाँ चला जाता है। उनसे मिलने के लिए जब सीताराम मंजा की माँ से पूछता है कि मंजा कहाँ है, तो मंजा की माँ कहती है, मुझे नहीं पता वह कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, ऐसा बेटा कौन माँ चाहेगी। सीताराम मंजा की माँ से और भी तहकीकात करने लगता है और इसी तहकीकात के बीच सीताराम को मंजा की बहन की शादी का वीडियो मिलता है, जिसमें उन्हें एक आदमी दिखता है। सीताराम को याद आता है कि यह आदमी तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साथ काम कर रहा था। सीताराम अपने सभी ऑफिसर को मंजा की माँ के घर में मंजा को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन पूरा घर छानने के बाद भी मंजा नहीं मिलता। इसलिए सीताराम वहां से जाने लगता है, लेकिन अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को वहीं छोड़कर जाता है, क्योंकि सीताराम को मंजा की माँ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं सीताराम को पता चलता है कि जो सितार वह तलाश कर रहे थे वह उन्हें एक बच्ची के घर से मिला है। वह बच्ची और कोई नहीं, सीताराम की भांजी है। यह सुनते ही सीताराम सीधा अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जीजा की जान खतरे में है, लेकिन सीताराम की बहन उसकी कोई बात नहीं सुनती। उसे घर से बाहर जाने के लिए कह देती है और कहती है कि अगर जान खतरे में भी है तो हम खुद सब संभाल लेंगे। फिर सीताराम की बहन अपने पति को भी जल्द से जल्द घर आने के लिए कहती है। सीताराम भी अपने जीजा को कॉल करके वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जीजा फोन ही नहीं उठा रहे होते। इसलिए सीताराम सबसे पहले तो अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स अपनी बहन के यहाँ लगा देता है और खुद अपने जीजा के पास पहुंच जाता है। सीताराम अपनी गाड़ी में बैठकर अपने जीजा को नोटिस करने लगता है कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आती है और उसके जीजा उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सीताराम बहुत ज्यादा ही घबराकर इधर उधर अपने जीजा को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ही सीताराम को उसके जीजा दिख जाते हैं। जीजा भी सीताराम को देखकर मुंह मोड़कर वहां से चले जाते हैं। सीताराम की नजर रोड पर एक फ्लेक्स पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि जब वे लोग मंजा की मां के घर में थे तब उन्होंने एक कैरी बैग देखा था जिसमें एक स्टोर का नाम लिखा हुआ था। सीताराम तुरंत उस स्टोर में पहुंच जाता है और वहां जाकर सीसीटीवी चेक करने लगता है। सीसीटीवी चेक करने के बाद सीताराम को वही आदमी दिखता है जो कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साथ था। सीताराम को समझ में आता है ये और कोई नहीं, मंजा ही है। वह कहीं नहीं गया, अपनी मां के यहाँ ही है। इसीलिए सीताराम तुरंत ही मंजा की मां के यहाँ पहुंच जाता है। अंदर से भी मंजा सीताराम को आते हुए देख लेता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पुलिस ने मंजा को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस मंजा को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। यहाँ पर सीताराम मंजा को सब सच सच बताने के लिए कहता है। मंजा वही स्टोरी बता देता है जो श्रीनाथ ने सीताराम को बताई थी, लेकिन यहाँ पर मंजा ये बताता है कि मैंने एचुटिया को नहीं मारा है। जिस रात मैंने उसे खत्म करने का प्लान बनाया था तब मैं उसके घर में गया था, लेकिन वह पहले से ही गुजर चुका था। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा ही डर गया था और वहां से भाग गया था। एचुटिया के हाथों से खत्म न होने का उसे बहुत दुख था, इसीलिए उसने पोस्टमार्टम असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जब भी मंजा पोस्टमार्टम करता था तो उसे एचुटिया की याद आने लगती थी, जिससे वह किसी तरह अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब एक दिन पोस्टमार्टम करने के लिए उसी हालत में शव आया जिस हालत में एचुटिया था, तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। इसीलिए मैं शहर छोड़कर चला गया था। आप मेरा यकीन करो, मैंने किसी को नहीं मारा है। मुझे भी यह समझ नहीं आ रहा कि जो दर्द मैंने सहा है वह दर्द 23 साल बाद आज कौन सह रहा है। मेरी बात मानो, ये कत्ल अभी भी नहीं रुकेंगे। सीताराम भी कहता है कि तुम भले अपनी स्टोरी एक विक्टिम की तरह मुझे बता लो, लेकिन मेरे लिए तुम एक मॉन्स्टर ही हो। एचुटिया से बदला लेने के लिए तुमने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन उस स्टोरी में सिर्फ वह लड़की ही खत्म नहीं हुई बल्कि उसका बाप भी चला गया। सोच कर देखो, अगर एचुटिया की जगह तुम्हारी बहन होती या तुम्हारी लवर होती तो तुम्हें भी उन जैसे ही खत्म हो जाना चाहिए। दूसरों की जिंदगी तबाह करके तुम जी रहे हो। ये बोलकर सीताराम वहां से चला जाता है। बाकी पुलिस वाले सीताराम को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या पता अगर मंजा सच बोल रहा हो और कोई दूसरी स्टोरी भी हो तो हमें उस कातिल की तलाश करना बंद नहीं करना चाहिए। पर सीताराम कहता है कि वह मेंटली स्टेबल नहीं है, हमें उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कि तभी बाकी पुलिस वाले भागते हुए आते हैं और सीताराम को बताते हैं कि मंजा ने अपने आप को खत्म कर लिया। कि तभी सीताराम की बहन पुलिस स्टेशन आ जाती है और सीताराम को बताती है कि उसका पति उसका कॉल नहीं उठा रहा है। सीताराम भी हैरान हो जाता है कि अब अगर मंजा ने ये सारे कत्ल नहीं किए तो इन सब के पीछे आखिरकार है कौन। सीताराम को बहुत सोचने के बाद याद आता है कि श्रीनाथ ने बताया था कि एचुटिया का एक बेटा भी था और उसे एक औरत ने अडॉप्ट कर लिया था। सीताराम तुरंत ही बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है और अपने सभी ऑफिसर को अपने जीजा का नंबर ट्रैक करने के लिए कह देता है।
है। सीताराम अपने जीजा को हर जगह ढूंढ रहा होता है, तभी उसे जीजा का भी कॉल आता है। जीजा बहुत ज्यादा ही परेशान और चिल्ला रहे होते हैं। वह सीताराम से मदद मांग रहे होते हैं और एकदम से जीजा की चिल्लाने की आवाज आती है और कॉल कट हो जाता है। सीताराम नंबर ट्रेस करते करते एक गाड़ी के पीछे भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे गाड़ी में से सिर्फ और सिर्फ फोन मिलता है। यानी कातिल ने सीताराम को गुमराह करने की कोशिश की थी। सीताराम अब एक जगह खड़े होकर शांति से उस जगह की बैकग्राउंड आवाजें सोचने लगता है जहां से कॉल आया था। उसे याद आता है कि उस जगह से एक संगीत की आवाज आ रही थी। सीताराम को याद आता है कि यह संगीत उसने रत्नम के बेटे से मिलते हुए सुना था और जंग खाए गाड़ी का जो टुकड़ा जंगल से मिला था, वैसी ही गाड़ी रत्नम के बेटे के पास थी। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि चूटिया की बेटी और बेटे में बहुत ज्यादा ही प्यार था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट थे। एचूटिया की बेटी सभी को संगीत सिखाया करती थी और वहां बैठकर एचूटिया का बेटा भी अपनी बहन के गाने को एंजॉय किया करता था। एचूटिया की बेटी को हमेशा ही गाना सुनने का शौक था। वह हमेशा ही रेडियो में गाना सुनती रहती थी, लेकिन एचूटिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने एक बार तो रेडियो उठाकर फेंक दिया था। यह सब एचूटिया का बेटा अपनी आंखों से देख रहा था। जिस दिन एचूटिया के बेटे ने सभी गांव वालों के सामने उसे अपनी बहन के साथ गलत हरकत करते हुए देखा था, उस दिन से ही एचूटिया के बेटे के अंदर एचूटिया के लिए नफरत शुरू हो गई थी। एचूटिया का बेटा अपनी बहन को दर्द में नहीं देख पा रहा था। उसकी बहन को सितार भी बहुत ज्यादा ही पसंद था, इसीलिए उस लड़के ने अपने कुछ पैसे बचाकर अपनी बहन के लिए सितार का टॉय खरीदा था। लेकिन जब वह टॉय खरीद कर घर लाया तो उसने देखा कि उसकी बहन ने अपने आप को खत्म कर लिया। इससे वह बहुत ज्यादा ही टूट चुका था, इसीलिए उसने अपने पापा को बेरहमी से खत्म कर दिया और अकेले बैठकर रेडियो में अपनी बहन के द्वारा गाया हुआ गाना सुना करता था। वह अपनी बहन के जाने से बहुत ज्यादा ही दुखी रहने लगा था कि तभी रत्नम ने उसे अडॉप्ट कर लिया और वह सारा प्यार दिया जो उसकी बहन उसे दिया करती थी। रत्नम के इतना प्यार देने की वजह से लड़का किसी तरह अपनी बहन को भूल चुका था। लेकिन जब रत्नम भी चली गई तो वह वापस से रेडियो में अपनी बहन के द्वारा गाया हुआ गाना सुनने लगा था और उसे वह सारे इंसिडेंट वापस याद आने लगे थे जो उसके साथ बचपन में हुए और जो उसने अपने पापा के साथ किया। जब वह संगीत स्कूल के पास ही काम कर रहा होता है तब उसे वही गाना सुनाई देता है जो उसकी बहन गाया करती थी। इसीलिए वह हमेशा ही सिंगिंग स्कूल के पास जाकर बैठ जाया करता था। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ लड़कियों के पापा उन्हें गाना गाने के लिए डांटते थे, उन्हें गाना सीखने नहीं देते थे, इसीलिए उसने एक एक करके उन सभी के पापा को खत्म कर दिया जो अपनी बेटी को गाना सीखने नहीं देना चाहते थे। सीताराम तुरंत ही रत्नम के घर पहुंच जाता है और वहां बहुत खोजने के बाद सीताराम को वह जगह दिख जाती है जहां पर रत्नम का बेटा सभी को खत्म किया करता था। वह सीताराम के जीजा को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सीताराम जैसे ही वहां पहुंचता है दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और आखिरकार सीताराम लड़के को खत्म कर देता है। बाद में सीताराम की बहन वापस से सीताराम के पास आ जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो आपने देखा कैसे एक गलत इल्जाम सिर्फ एक ही जिंदगी नहीं बल्कि कई सारी जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। मंजा ने सिर्फ प्यार किया था, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ जो खिलवाड़ किया उसने न सिर्फ उसे क्रिमिनल बनाया बल्कि चूटिया के घर में भी एक क्रिमिनल पैदा कर दिया। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।